क्या आपको मालूम है कि आप जो लेन देन करते हैं वो रुपया जो आपकी जेब में रहता है, जो पूरी ज़िंदगी जिससे आपने लेन देन किया है, वो सारा रुपया फ्रॉड है। क्या आपको मालूम है कि देश में, अपने देश में, भारत देश में चलने वाली 34 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा, जिसको हम करेंसी नोट बोलते हैं, वो फेक चल रही। रुपए में और नोट में आपको अंतर समझना पड़ेगा कि आपके पास जो रुपया है वो और जो नोट है वो, उसमें क्या अंतर है। क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कानून कौन लेकर आया था? 1934 में अंग्रेज लेकर के आए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट को, 1934 को। इसमें कॉइनेज एक्ट 1906 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 500 रुपए का नोट लेकर के आरबीआई चला जाता है तो उसको शुद्ध चांदी के सिक्के मिलेंगे, और वो भी गिनती के 500 रुपए में आपको 500 रुपए के नोट के बदले में आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। और 1 रुपए का मतलब है 11.66 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, यानी 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध चांदी आपको मिलेगी यदि आप 1 रुपया लेकर जाते हैं। मालूम है कि आप जो लेन देन करते हैं वो रुपया जो आपकी जेब में रहता है, जो पूरी ज़िंदगी जिससे आपने लेन देन किया है, वो सारा रुपया फ्रॉड है। क्या आपको मालूम है कि देश में, अपने देश में, भारत देश में चलने वाली 34 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा, जिसको हम करेंसी नोट बोलते हैं, वो फेक चल रही है, ये फर्जी है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ये सच है। अगर आपको जानना है कि इस पूरे बैंकिंग सिस्टम के घोटाले को डिटेल में, तो इस कहानी के अंत तक बैठे रहिए। आपको मालूम पड़ेगा कि आप रोज़ गरीब क्यों होते जा रहे हैं, आपके ऊपर बैंकिंग का शिकंजा क्यों कसता जा रहा है, देश में बेरोज़गारी, गरीबी, भूख और जो तमाम तरह के एजेंडे हैं, इनका क्या कारण है। अभी आप थोड़े दिन पहले हिंदू मुसलमान में उलझे रहे, जाति पाति पर उलझे रहे, यूसीसी पर उलझे रहे। आजकल आप मेवात और हरियाणा में उलझे हुए हैं, और उसी दौरान भारत सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर रही है। वहीं उसी दौरान बैंक के कर्मचारी और उनके रिकवरी एजेंट घरों पर आकर के कब्जा कर रहे हैं, किसानों के ट्रैक्टर्स उठा रहे हैं, लोगों की गाड़ियों को सड़क से उठा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपकी गाड़ियां जब्त नहीं की जा सकती अगर आप किस्तें पे नहीं करते हैं। यहां तक कि बदतमीजी से भी बात नहीं कर सकता बैंक का अधिकारी। लेकिन ये सब हो रहा है और बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और आप कोस रहे हैं अपने आप को, लेकिन मालूम नहीं है आपको कि असली कसूरवार कौन है। आप जानना चाहते हैं कि 88,000 करोड़ रुपया कहां गायब हो गया भारत की सिक्योरिटी प्रेस से छपने के बाद? मालूम है ना इस कहानी का? तो आपको खबरों में खूब पढ़ा होगा आपने कि 88,000 करोड़ रुपया छप तो गया 3 सिक्योरिटी प्रेसेस से, लेकिन वो कहीं आरबीआई में, किसी बैंक में या भारत सरकार के पास नहीं पहुंचा। ये खेल नोटबंदी के दौरान भी हुआ था, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, इस देश में 2014 से पहले 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मौजूद थी भारत देश में। जब 2016 में नवंबर में 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब आज रात 12 बजे से ये जो 500 और 1000 के नोट हैं, ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उस दिन के बाद देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया, और उन्होंने वो पुराने नोट लेकर के हमको नए नोट दे दिए। इस बात को समझिएगा, पुराने नोट लेकर के नए नोट दे दिए गए। ये खेल आपके साथ पहले भी कभी हुआ है? क्या आपको मालूम है कि आप लोगों के साथ में ये लगातार होता आ रहा है कि पुराने नोट लेकर के नए नोट उनके बदले में दे दिए जाएं? उस नए नोट की क्या वैल्यू है?
नई चीज़ों की क्या वैल्यू है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी देश की किसी चुनी हुई सरकार ने आपके किलोग्राम का वज़न कम कर दिया है या बढ़ा दिया है? आपके मीटर की लेंथ को वो उन्होंने कह दिया कि 99.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या किसी ने भी किसी भी चीज़ का मानक बदला है? क्योंकि दोस्तों, जब हम स्टैंडर्ड को बदल देते हैं तो सत्यानाश संभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घड़ी का समय का जो मापन करती है, सेकंड और मिनट और घंटे, आप इसके अंदर रत्ती भर भी चेंज नहीं कर सकते। अपनी सुविधा के अनुसार नहीं कर सकते, किसी की सुविधा के अनुसार नहीं कर सकते। रुपया जो कि मानक है, उसकी वैल्यू में भी हम लोग बदलाव नहीं कर सकते। इसको समझना है तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, रुपए में और नोट में आपको अंतर समझना पड़ेगा कि आपके पास जो रुपया है वो और जो नोट है वो, उसमें क्या अंतर है। क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कानून कौन लेकर आया था? 1934 में अंग्रेज लेकर के आए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट को, 1934 को, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। और उस वक्त भी देश के अंदर बड़ी बहस छिड़ी थी, यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रुपए के अवमूल्यन को, उसके कूटकरण को हल्की सी भी आज़ादी अगर आपने दे दी और आने वाले वक्त में कोई शासक ऐसा हुआ जो कि पागल है, तो वो अथाह पैसा छाप देगा, जिससे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी और हम सब लोग और गरीब होते चले जाएंगे और अमीर होते चले जाएंगे। आपने यही चीज़ नवंबर 2016 के बाद अपने देश के अंदर देखी होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,000 करोड़ की करेंसी में से 14,000 करोड़ रुपए के, 500 रुपए के और 1,000 रुपए के नोट वापस लिए, अफरा तफरी के माहौल में लोगों ने पैसे जमा कराने शुरू किए। मोदी जी ने फटाक से उन पैसों का लोन दे दिया। इतना ही नहीं, वो लोन किसको दिया गया? उद्योगपतियों को। हमारे जो दुकानदार भाई थे, हमारे किसान दोस्त थे, हमारे लोग थे, जो आम जो इंसान था समाज का, उसको लोन दिया गया था नवंबर 2016 से पहले। कभी मेक इन इंडिया के नाम पर, कभी अपने लोकल बनाने के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर वो आधार कार्ड लेकर भी लोन दे रहे थे, 10वीं की और 12वीं की डॉक्यूमेंट लेकर भी वो दे रहे थे। वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आप अपना कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उस पर भी लोन दे रहे थे। लेकिन 2016 के बाद में जैसे ही लोन देने शुरू किए, लोनों के बाद एकदम अचानक से लोन दे करके नोटबंदी कर दी गई। सबको पैसे वापस जमा कराने पड़े, दुकानें ठप हो गई, नई दुकानें जिन्होंने शुरू की थी वो सब की सब ठप हो गई। लेकिन मोदी जी ने उद्योगपतियों को मोटे लोन दे दिए, पुराने वाले लोन राइट ऑफ करके, माफ़ करके। इसी तरीके से आपने सोचा कभी, नीरव मोदी चला गया हज़ारों करोड़ रुपया लेकर, विजय माल्या चला गया हज़ारों करोड़ रुपया लेकर, अडानी के लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, अंबानी का लाखों करोड़ माफ़ कर दिया, कभी किसी कंपनी का कर दिया। आपने कभी किसान का पैसा माफ़ होते हुए देखा है? आपने देखा है उन डिजिट के बदले किसान को कभी पैसा नहीं दिया गया, आपको लोन के बदले कभी पैसा नहीं दिया गया, लेकिन उसके बदले में आपकी ज़मीन के कागज़ रख लिए गए, आपकी गाड़ी के, आपके ट्रैक्टर के, आपके मकान के, आपके कोई और प्रॉपर्टी है, सोना है, जो असली पूंजी है वो रख ली गई और आपको डिजिट या कागज के नोट पकड़ा दिए गए। वैसे ही हालत 2020 में एक बीमारी के नाम पर जब देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल मचा, उस वक्त हुआ था कि जितने लोन फिर 2016 से लेकर 2020 तक दिए गए थे, वो सारे लोन भी, उनका भी यही हाल हुआ जो कि नोटबंदी के वक्त हुआ था, जो जीएसटी लागू होने के वक्त हुआ था, वही लॉकडाउन के वक्त हुआ। यानी कि सारे के सारे इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जाम लगा देना। अब उसी बात पर हम फिर आते हैं कि ये नोट नकली कैसे हैं। क्या आपको मालूम है कि जिस टाइम देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब असल में हम लोग इसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर बोलते हैं, जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, उससे पहले 1934 में कॉइनेज एक्ट 1906 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 500 रुपये का नोट लेकर के आरबीआई चला जाता है
तो उसको शुद्ध चांदी के सिक्के मिलेंगे, और वो भी गिनती के 500। 500 रुपए में आपको 500 रुपए के नोट के बदले में आपको 500 रुपए दिए जाएंगे, और 1 रुपए का मतलब है 11.66 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, यानी 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध चांदी आपको मिलेगी यदि आप 1 रुपया लेकर जाते हैं। 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसकी धारा 39(2) में आरबीआई बाध्य है पेपर करेंसी के बदले उतने ही मूल्य के चांदी के नोट देने के लिए, और यह आज तक भी, क्योंकि जब तक आरबीआई रहेगा, आरबीआई एक्ट मौजूद रहेगा, तो आज भी आरबीआई आपको शुद्ध चांदी का सिक्का देने के लिए बाध्य है। और यदि वो ना दे पाए तो आईपीसी की धारा 489 की क ख ग घ के अनुसार आजीवन कारावास तक की सजा है। यही सजा नकली नोट अपनी जेब में लेकर घूमने पर आपको हो सकती है। मैं ये नकली नोट क्यों कह रहा हूं, इस पर अभी अभी आ रहा हूं। 1947 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उस वक्त रानी के मुद्रा वाले चांदी के सिक्के मौजूद थे, और उसका भी मूल्य वही था 11.64 ग्राम, यानी 1 तोला शुद्ध चांदी। जब ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद वो चांदी के सिक्के वापस ले लिए गए, और भारत सरकार ने 1, 2, 5, 10, 50 और 100 रुपए के पेपर नोट, यानी करेंसी नोट, भारत के अंदर मुद्रा नोट जारी कर दिए, और वो चांदी लेकर के, लोगों से वो चांदी लेकर के वो नोट कागज के पकड़ा दिए गए। और उस वक्त तक देश के अंदर जितना पेपर करेंसी चलन में था उतना ही सोना आरबीआई के पास था। कई सालों तक तो पेपर करेंसी लेकर चांदी वापस देने का चलन जारी रहा, और ये कंटिन्यूअस जारी रहा, जिससे लोगों में बैंकों के प्रति एक भरोसा बन गया कि आप जब चाहेंगे अपना नोट दे करके, आरबीआई वाला जो नोट है, जो आरबीआई छापती है, भारत सरकार नहीं छापती है, 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, बाकी के सारे नोट आरबीआई छापती है। और आरबीआई को बनाया किसने? अंग्रेजों ने, आपको मालूम रहना चाहिए। अब आज एक जो तोला चांदी है वो लगभग 800 रुपए के बराबर है। तो इस हिसाब से जो हम 500 रुपए का नोट अगर हम आरबीआई को देते हैं या किसी बैंक की शाखा को देते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमें हमारा रुपया चाहिए, आप अपने नोट लीजिए और हमको रुपया दीजिए, तो लगभग 4 लाख रुपए के करीब का चांदी आपको मिलना चाहिए। अब आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जो पेपर करेंसी छापी, उसके बदले में सोना चांदी रखना, सुरक्षित रखना, रिजर्व रखना बंद कर दिया, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी कानून के। कितना पैसा कब तक कितना रहा, 1968 तक तो मेरे ख्याल से भारत सरकार के पास कितना सोना चांदी है भी कि नहीं है, किसी को मालूम नहीं था, कोई रिकॉर्ड उसका अवेलेबल नहीं है। आप अगर मांगेंगे हिसाब तो आपको हिसाब भी नहीं दिया जाएगा, और कहीं पर अंकित भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आप उसका हिसाब नहीं ले सकते। अब उस वक्त लेकिन लोगों को सोने और चांदी के सिक्के चलन में भी थे, और उनको दिए भी जाते थे, बदले में दे दिया जाता था। आज जो मैं आपके सामने रख रहा था, एक बिंदु पे जो पॉइंट था वो ये था कि लगभग आज 34 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी इस टाइम भारत में चलन में है। इसके अंदर 800 टन सोना अभी भारत सरकार, उसके आरबीआई के पास जमा है। 800 टन सोना, यानी कि उस 800 टन सोने की जो कीमत बनती है वो लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपया बनती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत देश में जितनी भी पेपर करेंसी चलन में है, उसमें से 29.9 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी फेक है, वो अवैध है, वो नकली है, जिसको रखने पर आपको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, जो मैंने आपको बताया था धारा 489 की सेक्शन क ख ग घ के अनुसार। इसको जब आप समझेंगे तो इसको आप ऐसे भी समझिए। एक मैं आपको दूसरे आंकड़े देता हूं। 1970 में गेहूं का जो मूल्य था वो 500 रुपए प्रति क्विंटल था, और उसी टाइम सोने का जो भाव था वो 10 ग्राम सोने का, यानी 1 तोले का सोने का जो भाव था वो 184 रुपया था।
यानी 18.4 रुपया प्रति ग्राम था। यानी 1 क्विंटल गेहूं बेचने पर किसान को लगभग 2.717 ग्राम सोना मिलता था। इस पॉइंट पे समझिए, 1 क्विंटल गेहूं बेचने पर लगभग 2.717 ग्राम सोना मिलता था। 2022 में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल था। 2022 में सोने का भाव 51,640 रुपए प्रति 10 ग्राम था, यानी 1 ग्राम का जो मूल्य था 5,164 रुपए। यदि हम आज यानी 2022 में 2.717 ग्राम सोने की कीमत लगाएं, जो कि मैं 1970 की बात बता रहा हूं, 1970 में 1 क्विंटल गेहूं बेचने पर किसान को 2.717 ग्राम सोना मिल रहा है। इसी किसान को यदि 2022 में 1 क्विंटल गेहूं बेचता है और वही 2.717 ग्राम सोना मिलता है तो उसकी कीमत बनती है लगभग 14,030 रुपया। यानी कि आज अगर रुपया हमारा स्टेबल हो, उसका कूटकरण ना किया गया हो, तो 1970 का ही भाव अगर दिया जाए तो आज उसका गेहूं 14,030 रुपए प्रति क्विंटल बिकना चाहिए। यह मैं किसान के साथ हुई ठगी का आपको विवरण दे रहा हूं। इसको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक सुनार जो सोने और चांदी के सिक्के बना रहा है आपके गांव में रहता है। आप कभी भी जब भी आपको लेन देन करना है आप उससे सोने और चांदी के सिक्के बनवाते हैं, और चलन में हमारे सोने और चांदी का सिक्का है। आपको कहीं बाहर जाना है, सुनार ने आपको एक सलाह दी कि आप इतना सारा सिक्का लेकर के जाएंगे, रास्ते में कोई लूट लेगा, आपको वजन उठाना पड़ेगा, उसके बदले में आप ऐसा कर लीजिए, मुझे 100 रुपये जमा कराइए। 100 अगर सिक्के जमा कराएंगे, 100 रुपये की पर्ची मैं आपको दे दूंगा, 100 रुपये की हुंडी मैं आपको दे दूंगा, आपको एक वायदा पत्र बना के दे दूंगा, आपको एक प्रॉमिस लिख दूंगा कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। और सुनार अपना साइन, अपनी सील अगर उसके ऊपर लगा दे, अपनी मोहर लगा दे, तो किसान, वो आदमी, वो व्यक्ति, कोई भी, मैं हूं, आप हैं, कोई भी, वो दूसरे शहर में जाकर उसी सुनार के कॉन्टेक्ट से वो सुनार की सील लगी हुई उस पर्ची को, उस नोट को पकड़ा दे, प्रोनोट, प्रोमिसरी नोट को पकड़ा दे, और वो दूसरा सुनार वहां से आपको 100 सिक्के दे दे। तो उसके बाद आप अपना 100 रुपये का जो भी सामान आपने खरीदना है वो वहां पर आप ले दे करके वापस आ जाएं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपये की एक पर्ची ना बनवा करके आप 2-2 रुपये की 50 पर्ची बनवा लें, या फिर 1 रुपये की, 5 रुपये की, 10 रुपये की पर्ची भी बनवा लें। तो जिसको जितना सोना देना है, जिसको जितने सिक्के देने हैं, उतनी ही पर्ची आप उसको पकड़ा दें, उतनी कीमत की, और वो जा करके सुनार से ले ले। सुनार ये कहता रहे कि आप हमको सोना दे दीजिए, हमारे से पर्ची ले लीजिए, हमारे यहाँ सुरक्षित वॉल्ट लगा है, बड़ा एक सिक्योरिटी लगी है, तो आपका पैसा यहाँ सुरक्षित रहेगा, आप घर में रखोगे तो चोर आ जाएंगे और चोरी हो जाएगी। जबकि आपको मालूम होना चाहिए वो चोर इन्हीं के थे। जैसे आज के टाइम पर साइबर अटैक करने वाले चोर इन्हीं के हैं, या इनके द्वारा प्रायोजित हैं, या इन्हीं से ट्रेंड लोग हैं, उसी प्रकार से वो चोर होते थे। जैसे आज किसी चोर को सजा नहीं होती है चोरी में, वैसे ही उस वक्त भी किसी चोर को आज तक सजा नहीं हुई। जेलों में पड़ा हुआ चोर ये कहता है बहुत अच्छा धंधा है चोरी, पुलिस के साथ सेटिंग करो, 50-50 का करो, जब तक चोरी का माल बरामद नहीं होगा आपको वो दोषी साबित नहीं कर सकते। आप कुछ दिनों जेल में रहकर जमानत पर घर आ सकते हैं और फिर से अपना बिजनेस चोरी वाला चालू कर सकते हैं। इसी प्रकार से सुनार ने इस प्रक्रिया को जारी रखा, और जब समाज में यह बिल्कुल तय हो गया, हर बच्चे को यह पता लगने लगा, बच्चे को यह पता चल गया कि ये जो कागज का टुकड़ा है, इसके बदले में हम इतने ही नोट सुनार से जब चाहें उतने ले सकते हैं, तो लोगों ने उस पर्ची को ही आपस में लेन देन करना शुरू कर दिया, और उस पर्ची को ही उतना रुपया बोलना शुरू कर दिया। बोलना चाहिए था 10 रुपए की पर्ची, 5 रुपए की पर्ची, और बोलना शुरू कर दिया 10 रुपया और 5 रुपया। आप इसको समझिए, जब हमारी अगली पीढ़ी हमारे पास जेब में पड़े हुए नोट को ही रुपया मानने लग जाए, तो हम उसको बता नहीं पाएंगे कि आपके रुपए के बदले में सोना और चांदी भारत सरकार के पास या रिजर्व बैंक के पास
जमा पड़ा है, आप जब चाहें वो ले सकते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक। अब इसी तरह से सुनार से जब वो एक पीढ़ी ने पर्ची में लेन देन करना शुरू कर दिया, सुनार की पर्ची ही जब नोट के रूप में चलने लग गई, तो अगली पीढ़ी ये भूल गई कि मेरे पुरखों ने अपना सोना सुनार के यहां जमा कर रखा है, और सुनार निकल जाए चालाक। अब सुनार की बीवी को लेकर आने हैं सूट और लेकर आना है सामान। तो सुनार को मालूम है कि मेरी पर्ची समाज के अंदर मेरे सिग्नेचर और मेरी सील ही चलती है। सुनार अपनी बीवी को 50 रुपए की पर्चियां बनाकर दे दे और बाजार में जाकर उसकी बीवी 50 रुपए का सामान खरीद लाए, तो उस पर्ची के बदले में सोना सुनार के पास नहीं पड़ा है, लेकिन उस पर्ची के बदले में असली सामान दुकान से उसकी बीवी लेकर आ चुकी है। सुनार का साला, सुनार का जीजा, सुनार का भाई, सुनार का दोस्त, सब सुनार से पर्चियां बनवा बनवा के आपके पास आएंगे और आपसे सामान ले लेंगे, आपकी भैंस खरीद लेंगे, आपका ट्रैक्टर खरीद लेंगे, आपकी ज़मीन खरीद लेंगे। याद है ना आपको वो दौर जिस वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी और आपकी ज़मीनों के रेट किस तरह से आसमान छू रहे थे? कैसे छू रहे थे? यानी आपकी ज़मीन का रेट था 3 लाख रुपए प्रति एकड़, और बाहर से दुकानदार कोई आता था, लाला जी आकर कहता था आप रेट बताइए, 5 लाख बोलिए, आप 10 लाख बोलिए, 50 लाख, 20 लाख, जितना बोलेंगे उतना मिलेगा। मतलब केवल बयाने देने पर ही इतने लाखों रुपए छाप लिए लोगों ने, क्योंकि रेट जो जमीन के दिन रात बढ़ रहे थे। वो बढ़ने का मतलब क्या था कि सुनार ने अपने दोस्तों को पर्चियां दे दी छाप करके कि जाओ और प्रॉपर्टीज खरीद लो उन लोगों की, और देश के अंदर महंगाई बढ़नी शुरू हो गई, जबकि असलियत में वो पर्चियां मौजूद नहीं हैं। असलियत में उन पर्चियों के बराबर का सोना सुनार के पास नहीं है। जब बाजार में 100 रुपए, जब सुनार के पास 100 रुपए जमा हैं, लेकिन उसने पर्चियां 1000 रुपए की बांट दी हैं, तो वो लोगों को नहीं मालूम है कि आपके पास जेब में जो 900 रुपया है वो फर्जी है। जब सुनार के पास जब आप जाएंगे और सुनार से अपना पैसा मांगेंगे कि आप हमारा पैसा हमको दे दीजिए, तो सुनार आपको 10 रुपए 5 रुपए वापस दे देगा। उसमें सुनार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास 100 रुपए तो रखे हुए हैं। लेकिन अगर 1000 लोगों को पता चल जाए कि हमारे पास जो पैसा है ये फर्जी है, सुनार ने हमारे साथ धोखा किया है, तब क्या होगा? सभी लोग जब अपना पैसा मांगने लग जाएं सुनार से, तब क्या होगा? सुनार को वो गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। आरबीआई के साथ भी यही होने वाला है। देश के लोगों को मालूम पड़ चुका है कि आरबीआई ने सोना रखे बगैर पर्चियां छाप छाप कर सबको बांट दी हैं। आपको मालूम होना चाहिए मेरे दोस्तों, 88,000 करोड़ रुपया जो गायब हुआ है, ये गायब हुआ नहीं है, ये गायब किया गया है। और यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि यह 88,000 करोड़ रुपया किसको दिया गया होगा, क्योंकि जिस वक्त नोटबंदी हुई थी, 2000 के नोट छपे थे। आपको वो वाक्य याद होंगे जब भाजपा के जिला कार्यालय पर नोट बदले जाते थे, पुराने नोटों के बदले नए नोट दिए जाते थे, और भारत के अंदर अचानक से जो 16,000 करोड़ रुपए छपे हुए थे, अचानक 34,000 करोड़ रुपया कहां से आ गया? यानी कि जितना सत्यानाश पहले की सरकारों ने 70 साल में नहीं किया था, 67 साल में नहीं किया था, उतना सत्यानाश ये सरकार पिछले 8 साल में आपके साथ कर चुकी है। उन्होंने उन 2014 तक रुपए छापे कितने? समझिए लगभग 16 लाख करोड़ रुपया, और इन्होंने पिछले 8 साल में रुपया छाप दिया कितना? रुपया नहीं, रुपए के नोट छाप दिए कितने? 34 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 18 लाख करोड़ रुपया। अभी 34 टोटल है, तो 18 लाख करोड़ रुपया इन्होंने नया छाप दिया है। अब क्या होने वाला है? आपको 1933 का अमेरिका का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट आपको देखना होगा उसको समझने के लिए। उस टाइम पर सभी लोगों से सोना ले लिया गया था और कहा गया था आपके पास सोने के सर्टिफिकेट हैं या सोने की कोई सिक्का है या कुछ भी है, वो आप हमको दीजिए, उसके बदले में हम आपको बॉन्ड देंगे। बॉन्ड बाद में कुछ दिनों में रुपए में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और रुपए के बराबर सोना वहाँ पर रखा हुआ नहीं है, यानी आपका जो रुपया है वो कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा। यही हाल आपके साथ होने वाला है। आपकी प्रॉपर्टीज़, आपका
आपका बैंकों में रखा हुआ ही नहीं, आपके मंदिरों में रखा हुआ सारा सोना कभी भी कागज़ के टुकड़े में तब्दील हो जाएगा और उस कागज़ के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है। ये भारत सरकार अपनी चिट्ठियों में कह नहीं रही, आपको बता नहीं रही। आपको ये डिटेल में समझना पड़ेगा कि सुनार पर्चियां छापकर लोगों को बांट चुका है। आपके पास सोना है नहीं, अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। यदि आज इस देश के नागरिक आरबीआई से अपना पैसा मांगने लग जाएं, अपना रुपया मांगने लग जाएं कि अपने नोट पकड़ो और हमको वो सोना दो जो हमारे दादा ने तुम्हारे पास रखा था। मेरे दादाजी के पास 10 रुपये थे, भारत सरकार ने वो वाला 10 रुपया ले लिया और हमको नए वाला 10 रुपये का नोट दे दिया। उस वाले 10 रुपये के नोट पर तो लिखा हुआ था, मैं धारक को मांगे जाने पर 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। मांगे जाने पर, आप इस बात को समझिएगा। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा डिटेल में समझिए कि मांगे जाने पर कैसे। जैसे कि इस रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। इस नोट के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहां तो आपको बताए नहीं रहे हैं। ये वो नोट है जिसकी मैं, ये वो 1 रुपया है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप अगर इसको जूम करके दिखा सकें तो आप बताएं कि जिस तरह से ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि किस तरह से ये रुपया था, 1 रुपया 1840 का रुपया था। आप इस रुपये को लेकर के जाएंगे तो आपको चांदी के सिक्के मिलेंगे। आप इसको जाइए, सॉरी ये तो है ही खुद ही चांदी का। आप इसको लेकर जाएंगे बैंक में तो बैंक इसको 1 रुपये में काउंट करता है जब इसको जमा करना हो, लेकिन आपको वापस नहीं देगा ये एक बार लेने के बाद। बाजार में आप इसके जाएंगे तो आपको पूरी शुद्ध चांदी की कीमत आपको देनी पड़ेगी। ये 1 रुपया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस टाइम का छापा हुआ। भारत सरकार 1 रुपया छापती है, बाकी सारे के सारे जो रुपए हैं वो आरबीआई सारे नोट आरबीआई छापती है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इस टाइम भारत की जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसने बताया है कि इंडिया में 23,500 टन सोना हमारे घरों में रखा हुआ है और मंदिरों में 4,000 टन सोना रखा हुआ है, जबकि भारत सरकार के पास मात्र 800 टन सोना रखा है, जिसको मैंने आपको बताया है 4.8 लाख करोड़ जिसकी कीमत है। इसका मतलब यह हुआ कि 29.2 लाख करोड़ रुपए वो छपे हैं, वो फर्जी हैं और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 489 क ख ग घ के अनुसार फर्जी नोट बनाना संज्ञेय अपराध है। किस सरकार ने उस नोट को बनाया इसका हिसाब आपको लेना पड़ेगा। अभी आप इसको जब आप जाएंगे पूरी डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको ये फॉरेन एक्सचेंज और ये पूरा का पूरा डिटेल आपको मिलेगा, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये है, इसी को भी आप समझिए, इसको इस एंगल से भी समझ सकते हैं कि जिस टाइम पर देश आज़ाद हुआ था 1947 में 1 किलो चीनी मात्र 40 पैसे में मिलता था, चावल 12 पैसे प्रति किलो था, दूध 12 पैसे प्रति लीटर और गोल्ड जो 10 ग्राम की कीमत थी 18.62 रुपया थी। पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर और फ्लाइट का किराया दिल्ली से मुंबई 140 रुपए था। इस हिसाब से 1947 में जितना सामान 1 रुपए में खरीदा जाता था, आज वही सामान 300 से 800 रुपए में आता है। यानी आपके साथ में इतनी ठगी हो चुकी है। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर अगर 34 लाख करोड़ रुपया मौजूद है भारत सरकार के पास, यानी कि भारत के अंदर चलन में, तो कर्जा तो 156 लाख करोड़ का है देश की जनता के ऊपर। जब वो पैसा ही बाजार में नहीं है तो 156 लाख करोड़ रुपया वापस कैसे जाएगा, ये बात समझ से बाहर है। कमर्शियल बैंकों ने जो हवा में पैसा बना लिया है, इसके बदले में आपको सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी पिछले 7 सालों में भारत की मार्केट में पेपर करेंसी की मात्रा डबल हो चुकी है दोस्तों। अब आपको ये चीज़ कैसी लगती है कैसे नहीं लगती है, ये हमारे पास पेपर करेंसी का ग्राफ है, वैल्यू इन ट्रिलियन, और ये फाइनेंशियल ईयर हैं 2023 में अपने पास 33.48 लाख करोड़ अपने पास इस टाइम पे रुपया है। अब भारत सरकार इसको कैसे लेगी कैसे नहीं लेगी,
आप इसको कैसे समझते हैं, कैसे नहीं समझते हैं, मैं ये समझता हूं यदि आप इसको नहीं समझे तो भैया जी आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उन उद्योगपतियों को सौंपे जाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं अभी बचा है, क्योंकि आपके पैसे, आपकी प्रॉपर्टी को कागज़ के ढेर में बदलने का जो चलन है वो जारी है और वो कंटिन्यूसली जारी हुआ पड़ा है। ये कुछ देशों के डेब्ट हैं, इनके ऊपर जाए बगैर आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जाग जाइए। आप अपने बच्चों को बचाने के लिए, ये वो ऑर्डर है जिसका मैंने जिक्र किया था आपको, एग्जीक्यूटिव अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन और बिफोर मई 1, 1933 ऑल गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन एंड द गोल्ड सर्टिफिकेट्स नाउ ओन्ड बाय देम टू फेडरल रिजर्व बैंक, यानी कि ऑल पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर। यानी इन्होंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें आप सरकार को जमा कर दो। अब आप सिर्फ इतना समझिए कि देश की जनता रिजर्व बैंक के पास अगर अपने नोट का भुगतान लेने के लिए भी पहुंच जाए तो रिजर्व बैंक अपने हाथ खड़े कर देगा और इस देश से भाग जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। और एक बात बता दें, आपके नोट के ऊपर एक चीज़ और लिखी है, शायद उस पर आपका ध्यान ही नहीं गया होगा। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो आपका 500 रुपये का नोट है, जेब में से इसको निकालिए और इस पर देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको बता दें, भारत में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अस्तित्व में नहीं है। भारत में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं ना, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या यूनियन गवर्नमेंट है, संघीय सरकार। बाकी आपके पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कागज़ हो तो ज़रूर पेश कीजिएगा। और रुपए की इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आज के वक्त जनता सरकार मोर्चा ने पूरे भारत के लोगों को कर्ज मुक्त करने का अभियान छेड़ा हुआ है। आपको यदि इसके बारे में, अपना कर्जा अगर आपसे अदायगी नहीं हो पा रही है तो जनता सरकार मोर्चा कानूनी तरीके से विधि के अनुसार आपका कर्जा चुका रहा है। 9518170000 पर आप अपने बैंक का जो नोटिस आपको आया हुआ है वो और बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट की PDF फॉर्मेट आप मुझे भेज दीजिए और हम लोग आगे की कार्रवाई चालू करते हैं और इस पूरे देश को कर्ज मुक्त करते हैं। धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जहाँ पर भी लोग हैं, मंदिरों के अंदर जितना पैसा है, जितना सोना है, सब कागज़ के ढेर में बदलने वाला है। यदि ये लोग नहीं जागे तो, भारत के लोगों ने अगर एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो, बैंकिंग सिस्टम मानव इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है और आपको ये फ्रॉड सबके सामने लाकर इसको नेस्ता नाबूद करना होगा। भारत से बेरोज़गारी, गरीबी, भूखमरी को मिटाने का एकमात्र रास्ता है कि जो असली रुपया है उसको चलन में लाया जाए और फर्जी रुपए सारे मार्केट से ख़त्म कर दिए जाएं। इसके लिए योजना हम बना रहे हैं, बहुत जल्दी आपके बीच होंगे, आपसे बातचीत होगी और हम लोग मिलकर अपने भारत को बचाएंगे इन षड्यंत्रकारियों से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।